नमस्कार, मैं साहुल पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। विश्लेषण करेंगे विधानसभा सीट को लेकर के। ये विधानसभा सीट जो है वो सारण जिले में आता है और नाम है बनियापुर सीट। और इस सीट पे हम विश्लेषण ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जो कि इस सीट से खुद आते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार किया था उसी तरीके से इस बार भी कर रहा हूँ। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं राजमोहन, जो कि इसी विधानसभा सीट से आते हैं। तो इनसे अच्छा, इनसे बेहतर और इस सीट को कौन जान सकता है। तो स्वागत है राजमोहन जी। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप बनियापुर सीट से आते हैं, क्या है वहाँ का माहौल, समीकरण क्या है और कैसे वहाँ पे लोग वोटिंग करते हैं, आप जानते होंगे बड़ी बात। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस सीट से नहीं आता, लेकिन इस सीट के सटे जो तरैया विधानसभा है वहाँ से मैं आता हूँ। तो इस सीट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि दोनों पास के ही हैं और कह सकते हैं भाई हैं। हाँ, तो आना जाना लगा आना जाना। और जैसे कि समझिए कि अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो बनियापुर में ही चले जाते हैं। तो मशरक जो एरिया है वहाँ से हम आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि यहाँ पर जो वोटिंग होती है ना, वो पार्टी आधारित तो होती ही नहीं है। पार्टी के हिसाब से वोटिंग यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो कैंडिडेट के आधार पर होता है। जो स्थानीय कैंडिडेट मजबूत हुआ, ज़्यादा जनता के बीच है, उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमेशा से ही राजपूत जो कैंडिडेट होते हैं, जो उनका जो है वर्चस्व रहा है शुरू से ही। बनियापुर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यह सीट जब 2008 से पहले यहाँ पर मनोरंजन सिंह, जो कि धूमल सिंह के नाम से जाने जाते हैं, वो इस से लगातार जीतते आ रहे थे। लेकिन 2008 में जब परिसीमन हुआ तो मशरक विधानसभा जो है वो इसमें मिल जाता है। मशरक विधानसभा का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो 2010 में बनियापुर में नए सिरे से चुनाव होता है तो मनोरंजन सिंह यहाँ से हट जाते हैं, एकमा चले जाते हैं, वहाँ से जीतते आ रहे हैं। अभी भी वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं एकमा से। तो यह सीट 2010 के बाद से पूरी तरह से बदल गई और यहाँ का जो इतिहास था वो भी पूरी तरह से बदल गया। और 2010 से लगातार यहाँ राजद के केदारनाथ सिंह अभी जीतते आ रहे हैं, अभी भी वहाँ से वो उम्मीदवार हैं। तो जीत का दावा जिस तरीके से किया जा रहा है, अभी हम एक और बड़ी बात कहें कि ये सीट जो है, अगर एनडीए को देखते हैं तो एनडीए की तरफ से ये सीट दे दी गई है वीआईपी को, विकासशील इंसान पार्टी को, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी को। मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा राजनीतिक एक तरीके से एक्सपीरियंस कह सकते हैं इस पार्टी को उस क्षेत्र में है। क्या सोच समझ करके सीट दी गई है, किसे खड़ा किया गया है और कितना मजबूत कैंडिडेट आपको लगता है? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ की राजनीति जो है वो पार्टी आधारित होती ही नहीं है। तो वो विकासशील इंसान पार्टी के खाते में जाए या बीजेपी के खाते में जाए, उससे कोई मायने ही नहीं है। जिन्हें खड़ा किया हाँ, ये मुद्दा है कि जिन्हें खड़ा किया गया है क्या वो सक्षम है जनता को अपने पाले में लाने का। नाम है उनका वीरेंद्र कुमार ओझा, वीआईपी पार्टी से उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें और पिछले 2 दफा वो चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। 2000 क्या स्थिति रही थी चुनाव में? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 2010 में जब यहाँ से वो चुनाव लड़े थे तो उस समय पहली बार परिसीमन के बाद यहाँ चुनाव हुआ था। तो वीरेंद्र कुमार ओझा यहाँ पर जब चुनाव लड़े तो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। 2015 में यहाँ से तारकेश्वर सिंह को टिकट दिया बीजेपी ने और बीजेपी के तारकेश्वर सिंह फिर दूसरे नंबर पर चले गए। तारकेश्वर सिंह की बात आप कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बागी हो गए हैं बीजेपी से क्योंकि टिकट नहीं मिला है इस बार, और बागी हो गए हैं इसका सीधा सीधा मतलब है कि चिराग पासवान ने लपक लिया है, तो चिराग की पार्टी से उतर रहे हैं। मैं पहले वाले बात को खत्म करूंगा पहले, क्योंकि वीरेंद्र कुमार ओझा 2015 में भी यहाँ से चुनाव लड़े, 10 में जेडीयू के टिकट पर लड़े, दूसरे नंबर पर रहे और 15 में निर्दलीय लड़े और तकरीबन हमको लग रहा है 12-13 हज़ार वोट उन्होंने लिया था। तो तीसरे नंबर पर वो रहे थे, यानी कि उनका थोड़ा बहुत जनाधार तो है, जनाधार तो है। लेकिन मुद्दा है जीत के लायक जनाधार नहीं। हाँ, अगर पर्सनली कहें निर्दलीय तो उतना जनाधार नहीं है, लेकिन पार्टी का हाथ आने से उनको थोड़ा बहुत वोट तो मिलेगा। लेकिन बात यहाँ पर तारकेश्वर सिंह की होगी क्योंकि बागी अब बन चुके हैं और चिराग ने जिस तरीके से लपेटा है सारे बागियों को, बीजेपी से जो बागी होके आ रहे हैं, और खास तौर पे जदयू के साथ साथ वीआईपी को यहाँ पे टारगेट कर लिया। देखिए, मुद्दा यही है कि यह सीट वीआईपी को गई क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि तारकेश्वर सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह इस सीट से बड़ा जनाधार रखते हैं
और जीत का जनाधार रखते हैं। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन की लहर थी तो उसमें जरूर हार गए, लेकिन 16,000 वोट से हारे थे, 54,000 वोट इन्हें मिला था उस समय भी, और इनका पर्सनली अपना वोट है यहाँ पर। तो जब इनका टिकट कटा तारकेश्वर सिंह का, तो ये निर्दलीय उतरने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। इन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय उतर रहा हूँ, लेकिन रातों रात चिराग पासवान का कॉल जाता है तारकेश्वर सिंह को कि आप पटना आइए। आप तो अब मैं थोड़ा ये भी खत्म करूंगा, पटना बुलाया जाता है, लेकिन पता किसी को नहीं होता है कि कौन बुला रहा है। क्या बीजेपी ने बुलाया है या चिराग पासवान ने बुलाया? ये लोग सस्पेंस में फंस गए थे। मैं भी इसको काफी देर तक ऑब्जर्व कर रहा था कि आखिर कौन बुला रहा है, क्या इनके साथ डील करेगी बीजेपी। लेकिन रात को फिर जब खत्म होती है, बाहर यह खबर निकलती है कि लोजपा ने यहाँ से तारकेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया आता है दोनों चिराग। और ये मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा गेम है चिराग पासवान का बनियापुर विधानसभा में, क्योंकि मेरा मानना है कि तारकेश्वर सिंह का अपना जनाधार है, अच्छा खासा जनाधार है और हराने वाला जनाधार है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तारकेश्वर सिंह जो है एलजेपी की तरफ है तो जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि वीआईपी उस तरीके की टक्कर देगी। तो यहाँ पे विजयी अगर होते हुई दिखाई दे रही है तो क्या एलजेपी दिखाई दे रही है? क्योंकि जब पिछली बार महागठबंधन में राजद थी तो उसका एक बड़ा बेनिफिट जो है राजद के उम्मीदवार को मिला था। तो इस बार जब जदयू उनके साथ नहीं है, क्या उसका कुछ घाटा वहाँ मिलेगा राजद को और उसका फायदा तारकेश्वर सिंह को मिल जाए, जिससे कि एलजेपी के पास ये सीट चली जाए? देखिए, लड़ाई तो सीधी सीधी है कि आरजेडी और लोजपा में है। यहाँ पर वीआईपी यहाँ पर तीसरे नंबर पे जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। लोजपा और आरजेडी में ही लड़ाई होगी, और तारकेश्वर सिंह और केदारनाथ सिंह का परिवार का जो लड़ाई है, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं। अच्छा, ये ऐसा भी कुछ है? हाँ, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, और तारकेश्वर सिंह के जो बड़े भाई की हत्या हुई अशोक सिंह की, उसमें उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है प्रभुनाथ सिंह को। अच्छा। और उन्हीं के भाई हैं केदारनाथ सिंह। ये मतलब कि एक और यहाँ पे मुद्दा हो गया कि जिस तरीके से दागी नेता जिस तरीके से राजद में दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी वो सीट है जहाँ पे एक दागी नेता है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा बाहुबली कहे जाते हैं प्रभुनाथ सिंह उस एरिया के, और अभी तो फिलहाल जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और अशोक सिंह जो तारकेश्वर सिंह के भाई थे, 1995 में जब विधायक मसरक विधानसभा से जीते थे तो 3 महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसी केस में प्रभुनाथ सिंह जो है वो जेल में है। तो बड़ा सवाल यही है कि टकराहट जो है केवल ये राजनीतिक नहीं है, ये पारिवारिक भी है, पारिवारिक भी, और शुरू से रहा है। तारकेश्वर सिंह और प्रभुनाथ सिंह के परिवार की जो टकराहट है वो हमेशा से रही है, 1995 से। तो ये तो आपने पूरा विश्लेषण बता दिया है कि कौन सा कैंडिडेट कितना मजबूत है। आप समझ रहे होंगे कि फिलहाल लड़ाई जो है राजद और लोजपा के बीच है। कहीं भी सीन में जो है वीआईपी नहीं दिखाई दे रही, यानी एनडीए गठबंधन का कोई घटक दल सीन में नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि वोट काटने का मुद्दा एक बन सकता है कि वीआईपी के कैंडिडेट अगर खड़े हैं तो किसका वोट काटेंगे। तो यहाँ वोट किसका कटेगा? लोजपा को वोट कटवा बता रहे थे बीजेपी के नेता, तो वोट तो यहाँ तो कैंडिडेट, मेरा सीधा मानना है कि यहाँ पर लड़ाई तो आरजेडी और लोजपा में है, वीआईपी यहाँ तीसरे नंबर की है, तो जाहिर बात है लोजपा का वोट कटेगा। लेकिन तारकेश्वर सिंह का इतना पैठ है ना उस क्षेत्र में कि वोट उतना वो नहीं काट पाएंगे वीरेंद्र ओझा जितना कि वो सोच रहे हैं। उनका जो अपना पर्सनल वोट होगा ना वही उन्हें मिलेगा, और वोट नहीं मिलने वाला, क्योंकि तारकेश्वर सिंह अच्छा खासा वहाँ पे। अगर आप अपने यहाँ पे लोगों से आपने बात की हो, आप जानते भी होंगे या संपर्क में हैं, तो क्या लगता है हवा किसकी चल रही है? देखिए, बनियापुर विधानसभा का ना आप कभी भी गणित को समझ ही नहीं सकते। वहाँ के बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ से जीतेगा। जरा गणित को समझाइए, जरा गणित को पहले मुझे समझाइए। यहाँ का राजनीतिक समीकरण तो हम लोग समझ गए, जातीय समीकरण क्या है, ये सारी चीजें। पहला बात मैं ये बताऊं कि यहाँ पर जो जाति है वो राजपूत और भूमिहारों का वर्चस्व रहा है शुरू से, और देखिएगा कैंडिडेट भी हमेशा वही जीतते आ रहे हैं। तो सीधी बात है, अनुसूचित जाति के यहाँ 12% वोट है, और वो वोट मेरा मानना है कि आरजेडी और जेडीयू में बढ़ता है। लेकिन जब पर्सनली वोट की बात आती है, जैसे तारकेश्वर सिंह हो, केदारनाथ सिंह हो, इनका एक अपना कोर वोट बैंक है वहाँ पर। अगर ये किसी भी पार्टी में जाते हैं ना तो वो कोर वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है, वो पार्टी पे नहीं चलता, वो इन पे चलता है। यानी कैंडिडेट के हिसाब से वोट बैंक बना हुआ है, जिस पार्टी में गए वहाँ पे वो वोट शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही मुद्दा असल करता है कि जो विकास के नाम पर वोट बैंक है वो किधर जाता है, जो जिधर वो गया उसका जीत निश्चित हो जाता है। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, मेरा मानना है कि लड़ाई काफ़ी कड़ा है, केदारनाथ सिंह को हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। ये जातीय समीकरण भी हमने समझा इस सीट को लेकर के, और हमने राजनीतिक समीकरण भी समझा बहुत अच्छे से। राजमोहन ने बताया कि किस तरीके से ये जो सीट है बनियापुर की, यहाँ पर कड़ी टक्कर जो है वो लोजपा के
तारकेश्वर सिंह के और राजद के उम्मीदवार के बीच में ये कड़ी टक्कर है और सीन में कहीं भी एनडीए की घटक दल यानी वीआईपी दिखाई नहीं दे रही है। अब इसमें आगे और क्या होगा ये तो चुनाव में मतदान के बाद पता चलेगा। लेकिन जाते जाते मैं राजमोहन कुछ और जानकारी देना चाह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहूँगा कि मुकाबला जो है दोनों में तो है, लेकिन त्रिकोणीय जो मुकाबला बना रहे हैं ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो वीआईपी के कैंडिडेट हैं, नाम है उनका वीरेंद्र कुमार ओझा, वो इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि एनडीए का अपना एक पैठ है तो जरूर जाहिर बात है कि वोट तो वो लेंगे। यानी बीजेपी का जो वो कैडर है वो उसका फायदा, बीजेपी का कैडर का वोट नहीं मिलने वाला है उनको, क्योंकि बीजेपी कैडर जाएगा सीधे सीधे या तो केदारनाथ सिंह के साथ या फिर जाएगा तारकेश्वर सिंह के साथ, क्योंकि यहाँ पर वीआईपी के नाम पर भी वोट कटेगा। अच्छा। ये भी देखने वाली बात है क्योंकि वीआईपी को अचानक से सीट देने से लोग बीजेपी से भी नाराज हैं कि यह सीट अचानक से कैसे दे दी गई। हाँ, तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाएंगे लेकिन वोट काटने वाला मुकाबला बनाएंगे। क्या है आपके इलाके में? देखिए, सबसे बड़ा बात है, एक तो 100% ग्रामीण इलाका है बनियापुर, है ना, शहरी क्षेत्र में आता नहीं है। और वहाँ का विकास आप देखिएगा तो कुछ खास हुआ नहीं है। रोड की भी स्थिति काफ़ी ख़राब है, स्कूलों की भी स्थिति ख़राब है। बस एक जंक्शन मिला है, मसरक जंक्शन एक बना है, वो भी समझिए कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो काम वहाँ पे हुआ है, नहीं तो लालू जी ने सिर्फ वादा किया था, पूरा नहीं कर पाए थे। अच्छा। है ना, तो मुद्दा वहाँ विकास का है, लेकिन फैक्टर इंडिविजुअल रहता है। फैक्टर इंडिविजुअल रहता है। तो चलिए, युवा किस तरफ जाएंगे? हम लोग युवा हैं, बटेंगे बढ़ जाएंगे, तो या तो आरजेडी या फिर लोजपा, वीआईपी नहीं जाएंगे। वीआईपी नहीं जाएंगे, तो युवा वीआईपी के पास नहीं जाएंगे, या तो लोजपा यानी चिराग, यानी दो तरफ जो युवा लीडर्स हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, उस तरफ जाएंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे वोटिंग जो होती है वो पार्टी के हिसाब से नहीं बल्कि कैंडिडेट के हिसाब से होता है, और जो कैंडिडेट मजबूत है, जिसका बेस मजबूत है, वो इस सीट पे बाजी मार जाएगा। और शायद इसमें कड़ी टक्कर दो पार्टियों के नेताओं के बीच दिखाई दे रही है जो कि एलजेपी और राजद से आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और विधानसभा सीट को लेकर के, उस पर विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि उस विधानसभा सीट से इस बार कौन ज़्यादा मजबूती से खड़ा है और कौन जीत के कगार पर है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।